17 सितंबर दिन शनिवार सन 1949। स्थान कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, वर्तमान में पुरानी संसद का केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली। सभा को समाप्त होने में आधा घंटा ही शेष बचा था। अध्यक्ष के आसन पर माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विराजमान थे। उन्होंने नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन विषय के अंतर्गत बहस के लिए सभा को आदेशित किया। तत्कालीन बॉम्बे से संविधान सभा के लिए चुने गए श्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्ताव रखा that the clauses 1 and 2 of the Article 1, the following clauses be substituted. Number 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. Number 2, the states and the territories thereof shall be the states and their territories for the time being specified in parts 1, 2 and 3 of the first schedule. श्री अंबेडकर के द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव पर सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुने गए मौलाना हसरत मोहानी भड़क गए और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हुए बोले, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। यह केवल नाम ही नहीं चाहता है, बल्कि यह भी कहता है कि यह राज्यों का संघ होगा। यह बेहद आपत्तिजनक है। मैं राज्यों के संघ का विरोध करता हूँ। मैं उस तरह का संघ नहीं चाहता, क्योंकि मूल रूप से हमारे पास गणतंत्र थे। हमने गणतंत्र का विचार त्याग दिया है और हम राज्यों को लेकर आए हैं। यह गंभीर मामला है। इसका निस्तारण इतने सरल तरीके से नहीं किया जा सकता है। मैंने श्री डॉक्टर अंबेडकर से बात की थी। वे कहते हैं कि इसे 5 मिनट में निपटा देंगे। वे ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत ही गंभीर मामला है। इस संदर्भ में मैंने पहले भी संशोधन प्रस्तुत किए हैं और आज भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है जो कि प्रिंटेड और सर्कुलेटेड है। मौलाना हसरत मोहानी के इस तर्क पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें चर्चा पर स्थगन प्रस्ताव रखने के लिए कहा। मौलाना साहब ने स्थगन प्रस्ताव रखा और इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने नियम 131 के तहत चर्चा जारी रखने का आदेश दिया। इस पर मौलाना मोहानी ने सदन का कोरम पूरा न होने का हवाला देते हुए पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया, क्योंकि चर्चा के लिए कम से कम 97 सदस्यों की उपस्थिति सदन में आवश्यक थी, किंतु उस समय केवल 86 सदस्य सदन में मौजूद थे। इस पर श्री डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्ष महोदय से कहा कि कोरम कुछ समय में पूरा हो सकता है। कुछ सदस्य बाहर होंगे, मैं उन्हें बुला लाता हूँ। इस पर कुछ देर छुटपुट नोक-झोंक वाद विवाद चला। इसके बाद फिर अध्यक्ष महोदय ने सभा के लिए अगले दिन अर्थात 18 सितंबर 1949 का समय निर्धारित कर उसे स्थगित कर दिया। सुबह 9 बजे 18 सितंबर दिन रविवार सन 1949। स्थान कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, वर्तमान में पुरानी संसद का केंद्रीय कक्ष, नई दिल्ली। संविधान सभा की बैठक पुनः आरंभ हुई। अध्यक्ष के आसन पर माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विराजित हुए। सबसे पहले तत्कालीन बॉम्बे से जनरल असेंबली के लिए चुने गए श्री के.एम. मुंशी ने सदन की अगली बैठक की तारीख तय करने के लिए प्रस्ताव रखा। छुटपुट प्रश्नोत्तर के बाद सदन ने सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके लिए अधिकृत किया और अध्यक्ष महोदय ने संभावित तारीख बताई और यह प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके पश्चात श्रीमान अध्यक्ष ने कहा कि सदन अब अनुच्छेद 1 पर विचार करेगा। मुझे लगता है कि श्री कामत ने संशोधन 220 पेश कर दिया है और अपना भाषण समाप्त कर दिया है। इस पर सेंट्रल प्रोविंस से जनरल असेंबली के लिए चुने गए श्री विष्णु हरि कामत अर्थात श्री एच.वी. कामत ने कहा, श्रीमान मैंने अपना भाषण अभी समाप्त नहीं किया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनसे आगे बोलने के लिए कहा। श्री एच.वी. कामत ने आगे बोलते हुए देश के नाम के लिए 2 संशोधनों के प्रस्ताव रखे। नंबर 1, भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा, या नंबर 2, हिंद या अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 1 के प्रस्तावित खंड 2 के लिए भी अपने संशोधनों को प्रस्तुत किया, किंतु वह हमारे वीडियो की विषय वस्तु से अलग है। इस वीडियो का उद्देश्य देश के नाम पर संविधान सभा में माननीय सदस्यों के कथन तक ही सीमित है। पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर मौजूद है। आप मौका मुआयना कर सकते हैं। अब आगे बोलते हुए श्री एच.वी. कामत ने कहा कि पहले मेरे संशोधन संख्या 220 को लेते हुए दुनिया के अधिकांश लोगों में नवजात शिशु के लिए नामकरण या नामकरण संस्कार करने की प्रथा है। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म बहुत जल्द होने वाला है और स्वाभाविक रूप से देश के कई वर्गों में लगभग सभी वर्गों के बीच एक आंदोलन चल रहा है कि नए गणतंत्र के इस जन्म के साथ नामकरण समारोह भी होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र के इस नवजात शिशु को क्या उचित नाम दिया जाना चाहिए, इस संबंध में कई सुझाव सामने आए हैं।
प्रमुख सुझाव भारत, हिंदुस्तान, हिंद और भारत भूमि या भारतवर्ष और उस तरह के नाम रहे हैं। इस स्तर पर यह वांछनीय होगा और संभवतः लाभदायक भी होगा कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि नए शिशु के जन्म के अवसर पर भारतीय गणराज्य के लिए कौन सा नाम सबसे उपयुक्त है। कुछ लोग कहते हैं बच्चे का नाम क्यों रखा जाए, भारत पर्याप्त होगा। यदि नामकरण संस्कार की आवश्यकता न होती तो हम भारत को जारी रख सकते थे। लेकिन यदि हम यह बात मान लें कि इस शिशु का कोई नया नाम होना ही चाहिए तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या नाम दिया जाना चाहिए। अब जो लोग भारत या भारतवर्ष या भारत भूमि के पक्ष में तर्क करते हैं वे इस तथ्य पर अपना रुख रखते हैं कि यह इस भूमि का सबसे प्राचीन नाम है। इतिहासकारों और भाषा शास्त्रियों ने इस देश के नाम, विशेषकर भारत नाम की उत्पत्ति के विषय में गहराई से विचार किया है। वे सभी इस भारत नाम की उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं हैं। कुछ लोग इसका श्रेय दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र को देते हैं, जिन्हें सर्वदमन या सर्वविजेता भी कहा जाता है और जिन्होंने इस प्राचीन भूमि पर अपना आधिपत्य और राज्य स्थापित किया। उनके नाम पर इस भूमि को भारत के नाम से जाना जाने लगा। शोध विद्वानों के एक अन्य समूह का मानना है कि भारत का समय वैदिक काल का है। श्री कामत के भाषण के बीच में श्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर टोकते हुए बोले, क्या इन सब का पता लगाना आवश्यक है? मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आता। यह किसी अन्य स्थान पर भी दिलचस्प हो सकता है। मेरा मित्र भारत शब्द को स्वीकार करता है, बात सिर्फ इतनी सी है। उसे एक विकल्प मिल गया है। मुझे बहुत खेद है, लेकिन सदन के समक्ष सीमित समय को देखते हुए आपको अनुपात का कुछ एहसास होना चाहिए। श्री अम्बेडकर की बात पर श्री कामत ने अध्यक्ष के आसन की ओर देखते हुए कहा कि मुझे आशा है कि सदन के कामकाज को नियंत्रित करना डॉक्टर अम्बेडकर का काम नहीं है। इसके बाद फिर श्री कामत की पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लेकर बॉम्बे से चुने गए श्री शंकर राव देव, मद्रास से चुने गए श्री गोपाल स्वामी अयंगर और बॉम्बे से चुने गए श्री के.एम. मुंशी के बीच थोड़ी देर नोक-झोंक चली। इस पर श्री कामत सभी माननीय सदस्यों से बोले, कृपया मुझे रूल न समझाएं, मुझे रूल का पता है। इस सब के बीच सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने श्री कामत से अपना प्रस्ताव रखने का आग्रह किया। पुनः श्री H.P. कामत ने बोलना शुरू किया। पहला संशोधन डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन की भाषा से संबंधित है, क्योंकि वे कहते हैं इंडिया अर्थात भारत। मैंने इसे दूसरे रूप में पुनर्गठित किया है। इसका संबंध भाषा, पदावली, वाक्य के गठन से है। इस पर सभा के अध्यक्ष ने उन्हें एक नाम चुनने के लिए आग्रह किया। तब श्री कामत ने भारत नाम को चुना और आगे बोलते हुए आयरलैंड के संविधान का हवाला दिया कि मैं आपके फैसले को नमन करता हूँ। मैं केवल आयरिश संविधान का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसे 12 वर्ष पहले अपनाया गया था। यहाँ वाक्य का निर्माण इस लेख के खंड 1 में प्रस्तावित से भिन्न है। मुझे लगता है कि इसका मतलब है इंडिया यानी भारत। मुझे लगता है कि संविधान में यह कुछ हद तक अजीब और बेढंगा है। यह बहुत बेहतर होता अगर इस अभिव्यक्ति, इस निर्माण को संवैधानिक रूप से अधिक स्वीकार्य रूप में संशोधित किया जाता और मैं कह सकता हूँ कि अधिक सौंदर्यवादी रूप में और निश्चित रूप से और सही रूप में। यदि सदन में बैठे मेरे माननीय साथीगण 1937 में पारित आयरिश संविधान के उदाहरण को देखेंगे तो वे पाएंगे कि आयरिश फ्री स्टेट आधुनिक दुनिया के उन कुछ देशों में से एक था जिसने स्वतंत्रता प्राप्त करने पर अपना नाम बदल लिया था। और इस संविधान का चौथा अनुच्छेद भूमि के नाम में परिवर्तन का उल्लेख करता है। आयरिश मुक्त राज्य के संविधान का वह अनुच्छेद इस प्रकार है, द नेम ऑफ द स्टेट इज आयर और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड, अर्थात राज्य का नाम आयर है या अंग्रेजी भाषा में आयरलैंड। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही सुखद अभिव्यक्ति है, भारत या अंग्रेजी भाषा में इंडिया। और ऐसा मैं विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा कहता हूँ। क्योंकि सदस्य मुझसे पूछ सकते हैं, आप अंग्रेजी भाषा क्यों कहते हैं? क्या यह सभी यूरोपीय भाषाओं के समान नहीं है? नहीं, यह नहीं है। जर्मन शब्द इंडियन है और यूरोप के कई हिस्सों में इस देश को अभी भी पुराने दिनों की तरह हिंदुस्तान के रूप में जाना जाता है और इस देश के सभी मूल निवासियों को हिंदू कहा जाता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। यह यूरोप के कई हिस्सों में काफ़ी आम है। यह सिंधु नदी से प्राप्त प्राचीन नाम हिंदू से आया होगा। संक्षेप में मुझे लगता है कि इस खंड में इंडिया यानी भारत का निर्माण भद्दा है और मुझे नहीं पता कि मसौदा समिति क्यों चूक गई है। इसलिए मेरे विचार से यह एक संवैधानिक चूक है।
डॉक्टर अंबेडकर ने अतीत में बहुत सी गलतियों को स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि वह इसे भी स्वीकार करेंगे और इस खंड के निर्माण को संशोधित करेंगे। इसके पश्चात श्री कामत ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत खंड 2 पर भी अपनी आपत्तियां गिनवाते हुए अपने संशोधनों को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात बिहार प्रांत से जनरल असेंबली के लिए चुने गए श्री ब्रजेश्वर प्रसाद बोले और उन्होंने इंडिया अर्थात भारत एक अभिन्न इकाई है के साथ ही संविधान में संघ और राज्य शब्दों को शामिल करने पर विरोध किया और उन्होंने इसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में घटक इकाइयों की संवैधानिक स्थिति व एक कड़वे और लंबे सिविल वार का उदाहरण देते हुए अपना संशोधन प्रस्तुत किया। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद की बात पर मद्रास से चुने गए श्री के संथानम, मद्रास से ही चुने गए श्री एस नागप्पा, सेंट्रल प्रोविंस से चुने गए श्री पी एस देशमुख और सेंट्रल प्रोविंस से चुने गए श्री आर के सिधवा यूनियन एंड स्टेट शब्द को लेकर आपस में भिड़ गए। इस पर अध्यक्ष माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद ने हस्तक्षेप करते हुए मौलाना हसरत मोहानी को बोलने का अवसर प्रदान किया। मौलाना साहब ने बोलते हुए सबसे पहले उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहली बात उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में है। मुझे उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के समय पंडित नेहरू द्वारा दिए गए 2 भाषणों के साथ इस बात की एक सत्यापित प्रति मिली है। वह यह है कि A Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as independent, sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution. संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य के रूप में घोषित करने और उसके भविष्य के शासन के लिए एक संविधान तैयार करने के अपने दृढ़ और गंभीर संकल्प की घोषणा करती है। यह उद्देश्य संकल्प है। ये 3 शब्द हैं जो एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है। ये 3 शब्द हैं और पंडित नेहरू ने एक से अधिक बार घोषणा की है और इसने इतिहास बना दिया है कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ जब मुझे संविधान के मसौदे की यह प्रति मिली। एक तरह की परिचयात्मक टिप्पणी के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने उस बात को सीधे तौर पर झूठ बताया है। वह इस उद्देश्य संकल्प का पालन नहीं करेंगे, यह बात वह स्वयं स्वीकार करते हैं। पैराग्राफ 2 में प्रस्तावना के बारे में कहते हैं, जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य संकल्प में घोषणा की गई है कि भारत को एक संप्रभु स्वतंत्र गणराज्य होना है। मसौदा समिति ने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य वाक्यांश को अपनाया है क्योंकि स्वतंत्रता आमतौर पर संप्रभु शब्द में निहित होती है, इसलिए स्वतंत्र शब्द जोड़ने से शायद ही कुछ हासिल होगा। इस लोकतांत्रिक गणराज्य और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के बीच संबंध का प्रश्न बाद में तय किया जाना बाकी है। इस स्पष्टीकरण के इस अंतिम भाग ने सारी पोल खोल दी है, क्योंकि उनके मन में था कि वह समय आ रहा है जब बहुत संभव है कि हमारे प्रधानमंत्री जाकर किसी न किसी तरह ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में बने रहने का फैसला करेंगे। वह फिर कहते हैं कि यह देखा जाएगा कि समिति ने फेडरेशन के बजाय यूनियन शब्द का उपयोग किया है। नाम पर ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन समिति ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867 की प्रस्तावना की भाषा का पालन करना पसंद किया है और माना गया है कि भारत को एक संघ के रूप में वर्णित करने के फायदे हैं। हालांकि इसका संविधान संघीय निर्देश हो सकता है। यहाँ भी उनका कहना है कि नाम में क्या रखा है। मैं कहता हूँ कि अगर नाम में कोई महत्व नहीं है तो उन्हें फेडरेशन शब्द को यूनियन में क्यों बदलना चाहिए। वह भारतीय संघीय गणराज्य के स्वरूप पर अड़े क्यों नहीं रहे। रिपब्लिक शब्द क्यों हटाया जाए। इसी आधार पर मुझे यह घोषणा करनी चाहिए कि जब पंडित नेहरू ने जनवरी सन 1947 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया तो वे उससे सहमत थे, लेकिन बाद में किसी न किसी कारण से और उन्हीं कारणों से मुझे पता चला है कि उन्होंने अपना मन बदल लिया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें याद दिलाया कि बहस आर्टिकल 1 पर है, न कि प्रियम्बल पर। इस बार सेंट्रल प्रोविंस से चुने गए श्री महावीर त्यागी, सेंट्रल प्रोविंस से ही चुने गए श्री घनश्याम सिंह गुप्ता और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद की मौलाना हजरत मोहानी से नोक-झोंक होने लगी। इस सब के बीच उड़ीसा से संविधान सभा के लिए चुने गए श्री लक्ष्मी नारायण साहू ने बोलना शुरू किया और कहा कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 1 इस समय विचाराधीन है। हालांकि मेरा मानना है कि यह अधिक उचित और वांछनीय होता कि अनुच्छेद 1 पर अन्य सभी लेखों पर विचार पूरा करने के बाद विचार किया जाता। स्वाभाविक रूप से अन्य सभी प्रश्नों का समाधान किए बिना अनुच्छेद 1 को विचार के लिए लेना हमारे मन में कुछ संदेह और आशंकाएं पैदा करता है। हमें यह विचार अपने मन में अवश्य रखना चाहिए कि
अनुच्छेद 1, जो आज विचाराधीन है, में आवश्यक किसी भी परिवर्तन में अन्य अनुच्छेदों में भी तदनुरूप परिवर्तन शामिल होंगे। जिन अनुच्छेदों को पहले ही अपनाया जा चुका है, उनमें ऐसे तदनुरूप परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। मैं दोहराता हूं कि अनुच्छेद में किसी भी बदलाव में अन्य सभी अनुच्छेदों में तदनुरूप परिवर्तन शामिल होंगे और इसलिए इस सदन में अन्य सभी अनुच्छेदों को अपनाए जाने के बाद और उनके आलोक में अनुच्छेद 1 के अंतिम स्वरूप पर निर्णय लेना अधिक उचित होगा। इस सब के बाद अध्यक्ष महोदय ने मौलाना हसरत मोहानी को अपनी बात पूरी करने के लिए कहा और उन्होंने फिर से प्रियम्बल की भाषा सहित यूनियन और स्टेट जैसे शब्दों पर असंतोष व्यक्त करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू पर उनकी एक पक्षीय सरकार और सदन में बहुमत का और श्री डॉक्टर अंबेडकर पर मनमाने ढंग से काम करने का आरोप लगाते हुए बेहद कठोर टिप्पणियां की। इस पर सेंट्रल प्रोविंस से संविधान सभा के लिए चुने गए सेठ गोविंद दास ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप बार बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने मौलाना हसरत मोहानी से संशोधन प्रस्ताव रखने के लिए कहा, जिस पर मौलाना हसरत मोहानी ने कहा कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना मन बना लिया है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना मन बना लिया है। उन्होंने अपना पूरा रवैया और गति को ही बदल दिया है। मैं जानता हूं कि उनके पक्ष में भारी बहुमत है। मैं कल शाम यह सुझाव देने जा रहा था कि आप श्रीमान राष्ट्रपति मेरे संशोधन पर उसी तरह विचार कर सकते थे जैसा आपने पिछले दिन किया था, लेकिन आपने कहा ठीक है, हम इन सभी संशोधनों को पढ़ा हुआ मान लेंगे। फिर आप एक कदम आगे बढ़े और कहा किसी भाषण की जरूरत नहीं है, इन बातों को वोट के लिए रखिए और सवाल वोट के लिए रखा गया। यदि डॉक्टर अंबेडकर यह कहने का साहस करें कि अभी रात है, दिन नहीं, तो मैं कहूंगा कि आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस तरह से जनता को धोखा देने के लिए आपको भारतीय जनता के सामने और भगवान के सामने जवाब देना होगा। आप अपनी एक दलीय सरकार और एक दलीय व्यवसाय का लाभ उठाते हैं। यदि आप इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे तो ये मुझसे समझ लें कि आप अधिक समय तक शासन नहीं कर पाओगे। इसके पश्चात श्री S.K. सिधवा ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव रखने के लिए मना कर दिया। इसके उपरांत अध्यक्ष महोदय ने सभा से पूछा कि अब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत संशोधन और मूल लेख चर्चा के लिए ओपन है, क्या कोई और सदस्य बोलना चाहता है? इस पर श्री सेठ गोविंद दास बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का 5 मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा और वह भी मुझे लेना होगा, क्योंकि देश के नामकरण के लिए सदन में जो माहौल आवश्यक था वह अब तक दिए गए भाषणों से खराब हो गया है। हमारे देश में नामकरण का हमेशा से ही बहुत महत्व रहा है और आज भी है। हम हमेशा शुभ नक्षत्रों में नाम देने का प्रयास करते हैं और सबसे सुंदर नाम देने का भी प्रयास करते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि हम अपने देश को सबसे प्राचीन नाम दे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर, मुझे क्षमा करें, हम यह नाम उतने सुंदर ढंग से नहीं दे रहे हैं जितना आवश्यक था। इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए सुंदर शब्द नहीं है। हमें भारत को विदेशों में भी इंडिया नाम से जाना जाता है, शब्द लगाना चाहिए था। यह पिछली अभिव्यक्ति से कहीं अधिक उपयुक्त होता। हालांकि हमें कम से कम इस बात का संतोष होना चाहिए कि हम आज अपने देश को भारत नाम दे रहे हैं। मैं संविधान सभा में 2 प्रश्न उठाने वाला पहला व्यक्ति था। पहला राष्ट्रभाषा को लेकर और दूसरा देश के नाम को लेकर। हमने राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल कर लिया है और आज हम अपने देश का नामकरण कर रहे हैं, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व प्रतीत होता है। इस संबंध में रिकॉर्ड पर कुछ होना चाहिए और इसलिए मैं कुछ शब्द प्रस्तुत करूंगा और केवल कुछ मिनट लूंगा। कुछ लोग इस भ्रम में हैं कि इंडिया इस देश का सबसे प्राचीन नाम है। हमारी सबसे प्राचीन पुस्तकें वेद हैं और अब यह मान्यता होने लगी है कि वे विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं। वेदों में इंडिया का कोई उल्लेख नहीं मिलता। इदम और इदन्यः शब्द ऋग्वेद में है और इदा शब्द यजुर्वेद में पाए जा सकते हैं। इन शब्दों का इंडिया से कोई संबंध नहीं है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने उनसे प्रश्न किया कि यह किसने कहा कि इंडिया बहुत प्राचीन नाम है। इस पर सेठ गोविंद दास बोले कि कुछ लोग हमें ऐसा बताते हैं और इसके समर्थन में एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है जिसमें यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि इंडिया भारत से भी अधिक प्राचीन है। मैं चाहता हूं कि यह रिकॉर्ड में रहे कि यह गलत है। इदम और इदा का अर्थ अग्नि है। इदन्यः का प्रयोग अग्नि के विशेषण के रूप में किया गया है और इड़ा आवाज का प्रतीक है। इस पर श्री महावीर त्यागी ने उनसे पूछा कि क्या यह समझा जाए कि इंडिया शब्द अंतर्राष्ट्रीय रूप की देन है। इस पर श्री सेठ गोविंद दास जी बोले, इंडिया शब्द हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता। इसका प्रयोग तब शुरू हुआ जब यूनानी भारत आए। उन्होंने हमारी सिंधु नदी का नाम इंडस रखा
और इंडस से इंडिया शब्द बना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसका जिक्र है। इसके विपरीत यदि हम वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों और हमारे महान और प्राचीन ग्रंथ महाभारत को देखें तो हमें भारत नाम का उल्लेख मिलता है। भारत का उल्लेख हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है। ब्रह्म पुराण में भी इस देश का उल्लेख भारत के नाम से मिलता है। वेनसांग नामक एक चीनी यात्री भारत आया था और उसने अपनी यात्रा पुस्तिका में इस देश को भारत कहा है। मेरे द्वारा सदन को इन प्राचीन बातों की याद दिलाने से यह न समझा जाए जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी तथा अन्य माननीय सदस्य कहते हैं कि मैं पीछे की ओर देख रहा हूँ। मैं आगे देखना चाहता हूँ और मैं यह भी चाहता हूँ कि इस देश में वैज्ञानिक आविष्कार हो, लेकिन हम अपने देश का नाम भारत रखकर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकेगा। हमें वास्तव में अपने देश को ऐसा नाम देना चाहिए जो हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति के अनुरूप हो। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हम आज अपने देश का नाम भारत रख रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा कि यदि हम इन मामलों में सही निर्णय पर नहीं पहुंचे तो इस देश की जनता स्वशासन का महत्व नहीं समझ पाएगी। हमने भारत माता की जय का नारा लगाकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। यह खुशी की बात है कि आज हम एक सही काम करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि हम इसे खूबसूरत तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम चाहे जैसे भी करें, हमारे देश का नाम तो भारत ही होने वाला है। मुझे विश्वास है कि जब हमारा संविधान राष्ट्रभाषा में बनेगा तो यह भारत नाम अपना उचित स्थान लेगा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि चाहे जो भी हो, हमारे देश को भारत नाम दिया जा रहा है। मैं इसके लिए संविधान सभा को हृदय से बधाई देता हूँ। इस पर श्री कुल्लूर सुब्बाराव, जो कि मद्रास से जनरल असेंबली के लिए चुने गए थे, श्री सेठ गोविंद दास को यह कहते हुए करेक्ट किया और भारत नाम का समर्थन करते हुए बताया कि भारत नाम ऋग्वेद में है और साथ ही वायु पुराण में भारत की सीमाएं भी बताई गई हैं। इंडिया नाम सिंधु नदी से आया है और अब हम पाकिस्तान को हिंदुस्तान कह सकते हैं क्योंकि सिंधु नदी वही है। सिंध हिंद बन गया है, जैसा कि संस्कृत में सा का उच्चारण प्राकृत में हा के रूप में किया जाता है। यूनानियों ने हिंद को इंड के रूप में उच्चारित किया। इसके बाद यह अच्छा और उचित है कि हम भारत को भारत के रूप में संदर्भित करें। मैं सेठ गोविंद दास और अन्य हिंदी मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे भाषा का नाम भी भारती रखें। मुझे लगता है कि हिंदी नाम के स्थान पर भारती नाम रखा जाना चाहिए क्योंकि भारती विद्या की देवी को दर्शाती है। इसके बाद श्री बी.एम. गुप्ते ने केंद्र और राज्य के संबंधों पर अपनी आशंकाएं व्यक्त की, जिनका निवारण श्री अम्बेडकर के द्वारा किया गया। इसके बाद सेंट्रल प्रोविंस से चुने गए श्री राम सहाय ने अम्बेडकर के प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके पश्चात श्री कमला प्रति त्रिपाठी, जो कि संयुक्त प्रांत से जनरल असेंबली के लिए चुने गए थे, काफी लंबा भाषण देते हुए सुझाव दिया कि मुझे खुशी होती अगर प्रारूप समिति ने इस संशोधन को किसी भिन्न रूप में प्रस्तुत किया होता। यदि इंडिया अर्थात भारत के अलावा किसी अन्य अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया होता तो मैं सोचता हूँ श्रीमान, यह देश की प्रतिष्ठा और परंपराओं के अधिक अनुरूप होता और वास्तव में इससे इस संविधान सभा का अधिक सम्मान होता। यदि हमारे समक्ष जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसमें वह है शब्द आवश्यक होते तो भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग करना अधिक उचित होता। मेरे मित्र श्री कामत ने यह संशोधन पेश किया है कि ये शब्द हैं भारत, जैसा कि इसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहा जाता है, का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रारूप समिति ने इसे स्वीकार कर लिया था। यदि अब भी वह इसे स्वीकार करती है तो यह हमारी भावनाओं और हमारे देश की प्रतिष्ठा के प्रति सराहनीय विचार होगा। हमें इसे स्वीकार करने में बहुत खुशी होती। फिर भी श्रीमान, जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा गया है उससे हम प्रसन्न हैं और हम इसके लिए प्रारूप समिति को बधाई देते हैं। इसके बाद श्री एस नागप्पा ने कहा कि अब प्रश्न वोट के लिए रखा जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं एक वक्ता को पहले ही आमंत्रित कर चुका हूं। इस पर श्री अम्बेडकर बोले कि मेरे पास सुनने के लिए समय नहीं है। तब श्री पी.एस. देशमुख ने अम्बेडकर को उत्तर देते हुए कहा कि अगर आप सुनना नहीं चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी वक्ताओं ने श्री अम्बेडकर के प्रस्ताव में प्रस्तुत वाक्य के क्रम में तो बदलाव की बात तो की, लेकिन किसी ने भी इंडिया शब्द का विरोध नहीं किया। पर इसके पश्चात श्री हरगोविंद पंत, जो कि संयुक्त प्रांत से जनरल असेंबली के लिए चुने गए थे, उन्होंने जो बोला वह इस देश और इसकी राजनीति की पीढ़ियों के लिए नजीर बन गया। उन्होंने कहा कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की आरंभिक बैठकों में मैंने इस आशय का एक संशोधन पेश किया था कि देश के नाम के लिए इंडिया के स्थान पर भारत या भारतवर्ष शब्द होना चाहिए। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि नाम में कुछ बदलाव अंततः स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि मैं यह समझने में असफल हूँ कि भारतवर्ष शब्द सदन को स्वीकार क्यों नहीं है, जबकि इस शब्द के महत्व और महिमा को यहाँ सभी स्वीकार कर रहे हैं। मैं इस गौरवशाली शब्द की स्वीकृति के संबंध में अन्य सदस्यों ने जो कहा उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन
मैं इस शब्द के संबंध में केवल कुछ टिप्पणियां ही करूंगा। भारत या भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हम अपने दैनिक धार्मिक कर्तव्यों में संकल्प पढ़ते समय करते हैं। स्नान करते समय भी हम संस्कृत में कहते हैं कि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते आदि। सबसे प्रसिद्ध और शब्द प्रसिद्ध कवि कालिदास ने इस शब्द का उपयोग करते हुए अपने दो महान पात्रों राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला की कहानी को दर्शाते हुए अपनी अमर कृति में किया है। उनसे जन्मे पुत्र का नाम भरत रखा गया और उनके साम्राज्य को भारत के नाम से जाना गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भरत की वीरता के अनेक मनमोहक वर्णन है। कहा जाता है कि बचपन में वह शेर के बच्चों के साथ खेला करता था और उन्हें पकड़ लिया करता था। हम भरत की कहानी से भली भांति परिचित हैं। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन सब के बावजूद हम अपने दिल की गहराइयों से भारतवर्ष शब्द को अपने देश के नाम के रूप में स्वीकार करने में क्यों कतराते हैं। जहाँ तक इंडिया शब्द का सवाल है, ऐसा लगता है कि सदस्यों को, और वास्तव में मैं यह समझने में असफल हूँ कि क्यों इसके प्रति कुछ लगाव है। हमें जानना चाहिए कि यह नाम हमारे देश को विदेशियों द्वारा दिया गया था, जो इस भूमि की समृद्धि के बारे में सुनकर इसके प्रति आकर्षित हुए थे और हमारे देश की संपत्ति हासिल करने के लिए हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन ली थी। यदि हम फिर भी इंडिया शब्द से चिपके रहते हैं तो यह केवल यह दिखाएगा कि हमें इस अपमानजनक शब्द से कोई शर्म नहीं है जो विदेशी शासकों द्वारा हम पर थोपा गया है। सचमुच मुझे समझ नहीं आता कि हम इस शब्द को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। भारत या भारतवर्ष हमारे प्राचीन इतिहास और परंपरा के अनुरूप युगों युगों से हमारे देश का नाम है और रहा है, और वास्तव में यह शब्द उत्साह और साहस की प्रेरणा देता है। अतः मेरा निवेदन है कि हमें इस शब्द को स्वीकार करने में तनिक भी झिझक नहीं होनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी अगर हम इस शब्द को स्वीकार न करके अपने देश के नाम के लिए कोई और शब्द रखें। मैं भारत के उत्तरी भाग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, जहाँ श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री बागेश्वर और मानसरोवर जैसे पवित्र स्थान स्थित हैं। मैं इस हिस्से के लोगों की इच्छाएं आपके सामने रख रहा हूं। श्रीमान, मुझे यह कहने की अनुमति दी जा सकती है कि इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद सभा के अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी प्राप्त संशोधन प्रस्तावों को वोटिंग के लिए सदन के सामने रखा। सभी प्रस्ताव सभा के द्वारा अस्वीकार कर दिए गए। सिर्फ एक प्रस्ताव, जिसे श्री विष्णु हरि कामत ने रखा था, भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात भारत या जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया कहा जाता है वह राज्यों का एक संघ होगा, इस पर हाथ उठाकर मतदान हुआ। इस प्रस्ताव के पक्ष में 38 और विपक्ष में 51 हाथ उठे और इस प्रकार यह संशोधन प्रस्ताव सदन में गिर गया और इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अर्थात इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, इस वाक्य को हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 का हिस्सा बना दिया गया। संविधान की समीक्षा का अधिकार सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन संविधान सभा में हुई इस बहस की समीक्षा का अधिकार इस देश की जनता के पास। अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए, जानिए, समझिए और लोगों को समझाइए। धन्यवाद।